बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कब्ज़ा माफिया की, या आप समझ लें कि जो डिस्टोर्शन होता है, जो लोगों का जो हक है उसका इस्तेहसाल होता है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाए, जो बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ पे सिस्टम बिल्कुल सीधा है उस तरह का एक सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होती है लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि कोई प्रॉपर्टी लेकर उस पर इन्वेस्ट कर लें। ओवरसीज़ हैं, एक्सपेट्रिएट्स हैं, या जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं वो भी समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका, अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ले लें, फिर उसके ऊपर घर बना लें जैसे जैसे हो सकता है। हर एक की ख्वाहिश होती है अपना घर बनाने की। यहाँ पर किस पे इत्माद करें, किस पे नहीं करें, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी ठीक है, कौन सा सिस्टम ठीक है, यहाँ पे होता है धोखा, और बहुत ज़्यादा धोखा। और उसमें मसला ये है कि एक माफिया की तरह ये सिस्टम चलता है जिसमें बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे। कब्ज़ा माफिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस ज़्यादा उनके नाम उछाले जाते हैं क्योंकि वो नोन होते हैं, मगर और भी बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो सकते हैं, दीगर सिस्टम में इवन पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और ये पूरे एक सिस्टम से चलता है। और उससे नुकसान किसका होता है? एक आम आदमी का। आज हम उस पे जो अभी कुछ हमने डेवलपमेंट भी देखी है अभी कुछ दिनों में, उस पे हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या वाकई कोई उम्मीद की किरण है। इस पे डिटेल है, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जितनी भी हमारे पास अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। हुआ कैसे? पाकिस्तान में 80 की दहाई यानी 80s में सियासत में पैसे के बलबूते पर पार्लियामेंट में पहुंचने के रिवाज का आगाज़ हुआ। इस पर भी मैं एक दिन में आपको तफसील में बताऊंगी कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, उससे पहले क्या फ़र्क था और क्या बदला 80s में जिसके बाद ये सब होना शुरू हुआ। जो स्टेट थी उस वक्त पाकिस्तान, उसने रुझान की हौसला अफजाई की और फिर एक ऐसी दौड़ का आगाज़ हुआ जिसमें हर किस्म के माफियाज जो थे वो आ गए और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने में कामयाब भी हो गए, क्योंकि पैसा बन गया एक बड़ा ज़रूरी जुज़ आपका हर चीज़ को अपने अंडर करने का। उसमें एक तरीके से सपोर्ट मिली, और ये पैसा माफिया आप समझ लें, क्योंकि पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन माफिया की तरह आम लोगों की जेब से पैसा निकाल कर बड़े लोगों की जेबें भरना, यहाँ पे माफिया काम करते हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि इसमें एक ग्रुप नहीं है। ऐसा एक कल्चर बना जिसमें जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ बिल्कुल मिटी गई। अगेन इसमें हम अपने मुशाहिदे से भी बताएंगे, लाइक जैसे मुझे मेरे वालिद ये बात बताते थे कि जब पहले के ज़माने में जब वो छोटे थे, पता चलता था कि किसी ने किसी की चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया है, या ये पता चलता था कि किसी की कोई चीज़ छीन ली है, ये भी पता चलता था कि किसी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा कायम है जिसमें उसने गलत काम किया है, तो लोग बुरा समझते थे, उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर देते थे, उस गली से ही गुजर के नहीं जाते थे। लाइक जैसे मैंने जिक्र किया अपने वालिद का, वो ये स्टोरी मुझे सुनाते थे कि मैं छोटा जब वॉक करता था अपने वालिद के साथ, तो वो एक घर की तरफ ख़ास इशारा करते थे कि इन लोगों ने इधर देखें कब्ज़ा किया हुआ है, और इस बात को बुरा समझा जाता था, बुराई को बुरा समझा जाता था। लेकिन इन माफियाज में के आने से हुआ ये कि अच्छे बुरे की तमीज़ मिट गई। बड़ा कब्ज़ा माफिया जितना होगा उतनी शायद इज्जत बढ़ती चली गई। पाकिस्तान के तौल अर्ज़ में ज़मीनों पर कब्ज़ों का एक फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने में ही नहीं आ रहा था। सरकारी ज़मीन हो या किसी शहरी की ज़िंदगी भर की कमाई हो जो उन्होंने एक प्लॉट में लगा दी हो, कब्ज़ा माफिया ने किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर उनके लिए सब बराबर हो गए। लोग बरसों तक अदालतों में धक्के खाते हैं, मगर इस कब्ज़ा माफिया के आगे अदालतें भी बेबस हैं। और ये इतना बड़ा रैकेट है जिसका अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी होना शुरू हुआ। कुछ तो लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि हमारा ये मसला हल करा दें। अभी भी आप देखें, अगर आप अपने सोशल मीडिया पर जाएं, ट्विटर पे जाएं, कहीं और जाएं, कोई आपको एक ख़ास इलाके का इस्लामाबाद का बताता है, कोई आपको किसी और इलाके का इस्लामाबाद से बाहर बताता है। ये मसले आते रहते हैं, लोग लेके बैठे हुए अपने प्लॉट्स की फाइल्स, उनका मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि कब्ज़ा माफिया से उनके ऊपर जो है एक किस्म का पूरे तरीके से काबू पाया हुआ है। एक आज की खबर आपको बतानी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ बात कहाँ से शुरू हो रही है, मगर आज तक यही है। आज 1 फरवरी 2021 रोज़नामा जंग की कहानी है। पंजाब कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ 856 यानी
56 FIRs درج ہیں، یہ IG پنجاب نے بتایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جانب سے سرکاری اداروں کے اشتراک سے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز اور قبضہ گروپوں کے خلاف ایکشن جاری ہے، جس کے مطابق 48 گھنٹوں میں 856 FIRs درج کر لی گئی ہیں۔ ہم نے ایک دم سے دیکھا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف۔ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ FIR سرکاری اداروں کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنسز پر درج کی گئی ہیں۔ IG پنجاب انعام غنی کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے ریفرنس پر قانون کے مطابق فوری ایکشن کے لیے پنجاب پولیس جو ہے وہ فوراً حرکت کرے گی، اور قانون اور اسٹیٹ کی رکت برقرار رکھنے کے لیے پنجاب پولیس دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون یقینی بنائے گی۔ یہ تو وہ یقین دلا رہے ہیں، لیکن میں بیک گراؤنڈ میں جا کے آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ پارٹ آف دا سولوشن از آلسو پارٹ آف دا پرابلم۔ سو جب تک ہم اس پرابلم کو پورا سمجھیں گی نہیں، تب تک اس کا سد باب نہیں ہو سکتا۔ سو جب شروع ہوا کہ ریاست کو لاچار کیا گیا، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور نون لیگ کے دور میں جب گورنر بنے، اینڈ ذرا سمجھیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے برطانیہ میں بڑا عزت کمائی، نام کمایا، پہلی شخصیت جس نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا برطانوی پارلیمنٹ میں۔ اس کے بعد پھر خیر ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، اور پھر اس لیے بھی جانے جاتے ہیں چودھری سرور کے بڑے کامیاب بزنس مین ہیں برطانیہ کے۔ ان کے بارے میں کتاب بھی لکھی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا اپنا پورا راز کہ کیسے پیسہ کمایا۔ سو ایک بڑی پاورفل شخصیت ہے۔ انہوں نے لاہور میں اپنے ایک پلاٹ پر بتایا کہ قبضہ ہو گیا اور وہ اس کو چھڑوا نہ سکے۔ تو جب یہ خبر آئی تو لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی کہ یہ اتنا مشکل طریقہ ہے قبضہ چھڑوانا۔ خود جو اس وقت پرائم منسٹر ہے عمران خان، انہوں نے صرف 1 مہینے پہلے یہ شکایت لگائی کہ جو سابق IG پنجاب تھے، انہوں نے ان کے بہنوئی کے لاہور میں ایک پلاٹ پر سے جو قبضہ تھا وہ نہیں وہ چھڑوا سکے۔ یعنی یہ حالات ہے یہاں پر۔ سو اندازہ لگائیں کہ کیا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ قبضہ مافیا ریاست سے زیادہ طاقتور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے مختلف فیکشنز ہیں جس میں سبھی شامل ہیں، یہاں تک کہ جیسا میں نے کہا کہ آپ کے محافظ پولیس بھی ہے، آپ کے پارلیمان میں بیٹھنے والے بھی ہیں، آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں، اور پھر بہت سارے اور اس میں لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کراچی سے لے کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک، لاہور سے لے کر پشاور تک قبضہ مافیاز کا راج آپ کو ہر طرف دکھائی دے گا۔ اربوں خربوں کی زمینیں ذاتی استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ اس پیسے کو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں پہنچنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی پہلے آپ قبضہ کریں، اسی نیکسس میں رہیں، اور پھر اسی پیسے کو جو کہ آپ نے دوسروں کی جیبوں سے نکالا ہے، استحصال کر کے نکالا ہے، اسی کو استعمال کریں اور پھر دوبارہ آپ سیاست میں آ جائیں، کیونکہ پیسے کے بغیر آپ سیاست میں آ نہیں سکتے۔ سارے ایسا نہیں کرتے، مگر یہ ایک دروازہ بن گیا، خاص طور پہ ابھی سینٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور ہم اچھی طریقے جانتے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخابات میں پیسہ لگنا ہے وہ ابھی سے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ بولی ہے، یہ تو انٹیریئر منسٹر میں بتا کے گئے شیخ رشید صاحب کہ بڑی بڑی بولیاں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں 30 کروڑ سے شروع ہو رہا ہے یہ معاملہ، تو آپ سوچئے کہ کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ اپنے آپ سے سوال کریں، ایک شخص کیوں اتنا پیسہ لگائے گا ایک سینیٹر بننے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مل رہا ہے ان کو ریٹرن میں؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا قبضہ مافیا یہاں پر بھی رہا ہے جس کے مخصوص نام سے سبھی واقف ہیں۔ اسی طرح لاہور میں بھی آپ جائیں تو ایک بڑا مافیا کام کرتا رہا ہے، وہاں کے لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ کراچی میں سیکولر ریلوے کی ساری زمین جو تھی وہ ہڑپ کر لی گئی، جسے کچھ عرصے قبل سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بڑا مشکل سے چھڑایا گیا۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں تو قبضے کی زمین کے لیے ایک باقاعدہ ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی جس کو کہا جاتا ہے چائنا کٹنگ، اور پھر یہ ہوا کہ پورا شہری چائنا کٹنگ کے نظر ہو گیا۔ حسانی نالے تھے، ان پہ قبضہ کر لیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا شہری برسات کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تحریک انصاف حکومت نے جب آئے وہ پاور میں، انہوں نے کہا کہ سرکاری زمینوں کو قبضہ مافیا سے وہ چھڑائیں گے، اور ایک آپریشن کو انہوں نے آغاز کیا۔ اب بہت بڑی مزاحمت کا سامنا ہوا، کیونکہ قبضہ مافیا کو باقاعدہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، حاصل ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کھوکر برادران اور سیالکوٹ میں خواجہ آصف کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سیاسی کارروائی ہے۔ مسلم لیگ نون نے سخت احتجاج کیا، برا منایا۔
हुकूमत की जानिब से इसके जवाब में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के 36 रहनुमाओं ने 210 अरब रुपए की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, जो हुकूमत ने वागजार कराई है। इस फहरिस्त में जो कि हुकूमत ने दी है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। एक नज़र देख लें गवर्नमेंट की जो ये लिस्ट है, जिस पे अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कब्जा पार्टी से मुबर्रा होना चाहिए। अगेन, ये सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप पूरे नेक्सस को पकड़े कि इसमें कौन है। अब जो इल्ज़ामात हैं उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन को हाउसिंग सोसाइटी में शामिल करके जो सरकारी ख़जाना है उसको 6 करोड़ 50 लाख का नुकसान पहुँचाया। इसी ज़मीन के किराए की रकम भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है, जो उन पर वाजिब है कि वो अब दें। 1 साल कबल ख्वाजा आसिफ के बहनोई से भी लाहौर में 25 एकड़ ज़मीन वागजार कराई गई। ये ज़मीन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिल्कियत थी, यानी उनकी ये ज़मीन बनती थी। साबिक MNA और साबिक MPA मलिक सैफुल मलूक होकर इन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 1000 कनाल से ज़ायद सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था। इस ज़मीन का कब्जा NA से छुड़ाया गया। इसकी सरकारी मिल्कियत 70 मिलियन रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। इसके बाद साबिक लीगी सेनेटर फारूक अहमद खान का नाम आता है, जिन्होंने 150 मिलियन रुपए की 5 कनाल सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। फिर साबिक लीगी MNA शेख वसीम का नाम आता है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगैर मंजूरी के हाउसिंग स्कीम बनाई, जिसकी कमर्शलाइजेशन की मद में सरकारी खजाने को 12 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है। लीगी MNA और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी सईद अहमद खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 50 मिलियन रुपए की 12 एकड़ सरकारी ज़मीन पर अपने फ्रंट मैन यासिर के नाम पर गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट बनाई। नून लीग ही के सीनियर रहनुमा है तमीना दुल्ताना, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई ने महकमा आबपाशी के 808 लाख मालियत की 40 एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा है, जबकि उन्होंने खुद भी 32 कनाल पर 727 लाख के सरकारी खर्च से गैर कानूनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर कराई। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद हाशमी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ मालियत के 60 एकड़ ज़मीन, जो कि दोबारा मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी की है, असल में इस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा था। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का भी नाम लिया गया कि उन्होंने GT रोड पर 2 कनाल 11 मरले सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाया, जिसकी ज़मीन की मालियत 92 मिलियन रुपए बनती है, जबकि उसके अलावा 66 मिलियन रुपए की 1 कनाल सरकारी कमर्शियल प्रॉपर्टी से उनका कब्जा छुड़ाया गया है। सो ये नाम है जो कि गवर्नमेंट ने दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं। आबशिर अली साहब का भी नाम आया है कि फैसलाबाद में 2 अरब रुपए की कब्जे की ज़मीन वापस ली है। जावेद लतीफ़ से 8 कनाल सरकारी ज़मीन शेखुपुरा में जो एक अड्डा है वो वापस लिया गया है। एहसानुल्लाह बाजवा से करोड़ों रुपए की ज़मीन वापस ली गई है। सो ये नाम है, बहुत सारे नाम हैं। अब पता चले, अब उसको ज़्यादा जाके इन्वेस्टिगेट करें तो आपको और भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। सो जब बात होती है कि क्रॉस द बोर्ड होना है तो फिर क्रॉस द बोर्ड ही होना चाहिए। ये एक पुरानी खबर है डॉन की, लेकिन ये मैंने इससे निकाली है कि इसमें कुछ बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उसमें इन्होंने ये साफ तौर पे बताया है, और उस वक्त भी जिक्र किया है कब्जा माफियाज का। अगेन सियासतदानों ही के नाम आते हैं, मगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी कि किन किन के नाम आते हैं। ये खबर आपको मिल जाएगी, व्हाट इज़ लैंड माफिया, जुलाई 31, 2012 का। तो उसमें उन्होंने ये जो टैक्टिक्स हैं कि किस तरीके से पैसा ही कमाया जाता है या किस तरीके से कब्जा किया जाता है, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे बताया है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट थी 2009 की, उसमें उन्होंने ये तरीका बताया था कि कैसे सोसाइटीज़ बनाने के लिए पावरफुल लोग शामिल होते हैं, किस किस को हिस्सा मिलता है, कैसे पुलिस उसकी पेट्रोनेज करती है। ये भी ये बता रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि फिर बाद में कब्जे लोगों को डराने धमकाने के लिए, मतलब जिसने अगर एक ज़मीन खरीदी हुई है वो किसी और ने ले ली, डराने धमकाने के लिए पुलिस ही आ जाती है। अब वो पुलिस के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेके, लेकिन पुलिस उनको डराने धमकाने लग जाती है। फिर वो किसी लोकल रहनुमा के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेके, वो भी दूसरी तरफ मिले होते हैं, वो भी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी जहाँ लोगों ने पैसे दिए मगर उनको ज़मीन वापस ना मिली। इस तरह की एक कहानी हमारे पास मौजूद है जो आइंदा दिनों में हम आपको सुनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।